नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई बैंगन की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन और पौध संरक्षण उपाय आदि। तो किसान भाई इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेश कुमार वर्मा। बैगन की खेती के बारे में बताऊंगा। ये बैगन की फसल लगी है। इसकी डिमांड जो है वो वर्ष भर बनी रहती है और इसको वर्ष भर समय समय पर लगाते रहते हैं। बैगन की फसल को लगाने के 1 महीने बाद उसमें जो खरपतवार आ जाते हैं तो उसको सफाई करना चाहिए। कुशल मजदूरों के द्वारा उसकी निदाई और गुड़ाई कराना चाहिए। और फिर उसके बाद जब भी आपको कचरा दिखे तो उसकी निदाई गुड़ाई करते रहें। सिंचाई जो है वो मौसम के आधार पे, जैसे वर्षा ऋतु है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर जब लंबे समय तक पानी ना गिरे तो फिर सिंचाई करना चाहिए। और फिर जैसे गर्मी है तो उसमें हर हफ्ते सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की, तो आपने नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा को खेत तैयारी के समय दे दी होगी। अब शेष बची नत्रजन की मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर पौध रोपाई के बाद 30 से 35 दिन और 50 से 60 दिन पर पौधों की जड़ों के पास डालकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। अगर उसमें फलन की अवस्था में अगर फ्रूट में बोरर लग जाता है, फ्रूट बोरर कहलाता है फल छेदक कीड़ा। फलों में आप देखेंगे कि वो छेद करके अंदर घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। उसको ऊपर से छेद भर दिखता है, अंदर कीड़ा रहता है। जब काटेंगे फल को तो अंदर काला निकलेगा, बिल्कुल खाया हुआ उसका, और उसका मैगट रहेगा अंदर। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 प्रति एकड़ फोरेमेन ट्रैप लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। भटे में एक रोग आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। उसमें क्या होता है कि पूरे पौधे में जो पत्तियां हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, गुच्छे में हो जाती हैं, फूल भी गुच्छे में हो जाते हैं और वो पौधा जो है वो फलता नहीं है। और ये मुख्यतः ये रोग जो है रैटून फसल पे आता है। अगर आपकी पुरानी फसल लगी है और वो वर्षा ऋतु में ये रोग अधिकतर रहता है और इस रोग का प्रसारण रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा होता है, तो इसलिए रस चूसने वाले कीड़ों का नियंत्रण करते रहना चाहिए। और अगर ऐसे पौधे लिटिल लीफ वाले पौधे दिखें आपको खेत में तो उनको तत्काल उखाड़ कर और जला दें या बाहर फेंकें। किसान भाइयों, रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। शुरू से ही उसमें रस चूसक कीट जो है एफिड और जैसिड जो है वो उनका प्रकोप होता है। तो इसके लिए इमिडाक्लोरोपिड है, आधा ml पर लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहना चाहिए। जब इसका छिड़काव करते हैं अपन तो फसल को हार्वेस्ट तोड़ने के बाद, फलों को तोड़ने के बाद करें, या अगर कर रहे हैं तो फिर उसके बाद 12 से 15 दिन तक फलों को ना तोड़ें, क्योंकि फल में रेसिडुअल इफेक्ट होने के कारण से जो कंज्यूमर है वो खाएगा फलों को तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी आपको।
किसान भाई बकरियों के मेमनों के प्रबंधनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक वृद्धि तो प्रभावित होती है और कुछ मेमनों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके लिए मेमनों की देखरेख कैसे करें, बता रहे हैं नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार गौर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों के मेमनों की देखभाल और देखभाल के साथ साथ उनमें होने वाले रोग और उनके रोगों की रोकथाम कैसे करें, इस पर जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। अक्सर यह देखने में आता है कि हमारे कुछ बकरी पालक भाई बकरियों के नवजात मेमनों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जन्म के कुछ दिन बाद ही बकरी के बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु दर को कम करने के लिए बकरी पालक क्या करें, आइए जानते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर निकलने को होता है तो धीरे धीरे हमें निगरानी रखते हुए बच्चे जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, लेने के पश्चात हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि उस बच्चे के जितने भी खुले द्वार होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें नसका द्वार, उसमें से श्लेष्मा झिल्ली को अलग करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहले वह श्वसन क्रिया सबसे पहले प्रारंभ कर सके, तभी उसको जीवन प्राप्त होता है। फिर वह करने के पश्चात आँख से, कान से, नाक से, मुंह से, उसके जो गुदा द्वार है उन सभी जगह से उसको हमको पहुंच लेना चाहिए अच्छे से। और बकरी स्वयं भी जो होती है अपने बच्चे को पास में जब रहती है तो चाटती है। चाटने से क्या होगा कि बच्चे का जो शरीर है वह पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा, किसी तरह की नमी नहीं रहेगी। उसके पश्चात हमें उनके जो खुर होते हैं उन खुरों को हल्के हाथ से तोड़ देना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से खड़े होने का प्रयास कर सके और वो खड़ा हो सके। पहला हमें जो उसकी नाभिनाल होती है, ये इसको जो है हमें 4 घंटे के अंदर स्टेरिलाइज जो कैंची होती है उसके माध्यम से उसको 2 सेंटीमीटर के करीब जो है काट दें। साथ में उसको धागे से जो वो कि टिंचर आयोडीन में डिप किया हुआ हो उससे उसको बांध दें नाभिनाल को, और एक सीसी में थोड़ा टिंचर आयोडीन या भर के रख लें और दिन में 3 बार उस नाभिनाल में उसको डुबाना जरूरी है, डुबकी देना जरूरी है। इस तरह से हम करेंगे तो नाभिनाल से जो पाचन तंत्र की जो बीमारियां बच्चों में होती हैं वो किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों, बकरियों के नवजात बच्चों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनकी आहार व्यवस्था किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। अगर हम सावधानी रखेंगे, तापमान शरीर के तापमान के अनुसार दूध या खीस को पिलाएंगे तो दस्त रोग पर नियंत्रण काफी हद तक किया जा सकता है। शरीर भार का एक 10वां हिस्सा, मान लीजिए किसी बकरी के बच्चे का वजन 2 किलोग्राम है तो हमको उसको क्या है कि एक 10वां हिस्सा जो है 4 बार में बच्चे को पिलाना होगा। यानी आप सुबह जैसे पिलाएंगे 6-7 बजे के आसपास, फिर उसके बाद जो है 6 घंटे के बाद पिलाना है आपको, 11-12 बजे के आसपास पिला दीजिए, फिर 4-5 बजे पिला दीजिए, फिर रात्रिकालीन समय में पिला दीजिए। इस तरह से हम विभिन्न भागों में खीस को, या खीस जो होती प्रथम 5 दिवस तक पिलाना जरूरी होता है। प्रथम 5 दिवस के पश्चात जो है खीस के पश्चात दूध अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। प्रथम माह में जो है हमें दूध 24 घंटे में 4 बार पिलाना है। शरीर भार का एक 10वां हिस्सा, उसको 4 हिस्से में बांट दें। दूसरे माह में जो है हम उसकी आवृत्ति कम कर देते हैं, मतलब दिन में 3 बार 24 घंटे में 3 बार उसी दूध को पिलाना है, और तीसरे महीने में दिन में 2 बार दूध पिलाना है। 2 माह के पश्चात क्या होता है कि जो अमाशय होता है बकरी के बच्चों का वह 4 भागों में विभक्त हो जाता है, और तभी रूमन के डेवलप होने के पश्चात बकरी के बच्चे में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, झाड़ पेड़ की पत्तियां जो हैं उनको डगालें लटका देते हैं, तो बच्चे वो पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके रूमन में क्रूड फाइबर को पचाने की क्षमता विकसित हो जाती है और धीरे धीरे वो हरे चारे के ऊपर निर्भर होना प्रारंभ कर देते हैं। के आसपास जो है दाना मिश्रण देना अति आवश्यक होता है। इस दाना मिश्रण में मक्का का दलिया होता है, खली होती है,
चुनी होती है, चोकर होती है, खनिज लवण व नमक होते हैं। इस तरह से अगर हम संतुलित आहार देंगे तो हमारे जो नवजात बकरी के बच्चे हैं वो स्वस्थ भी रहेंगे, शारीरिक वृद्धि अच्छे से प्राप्त कर लेता है और आगे चल के वही अगर बकरी के बच्चा है, चाहे वो नर हो या मादा हो, आगे चल के हमें अच्छी उत्तम नस्ल की बकरी प्राप्त होती है और उत्तम नस्ल का बकरा प्राप्त होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बकरी पालन जो है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर आपके पास खेती है उसके साथ में भी ये फायदेमंद है। प्याज की फसल में कुछ कीट और रोगों का प्रकोप हो रहा है, तो किसान भाइयों समय रहते प्याज की फसल में लगने वाले कीट रोगों की पहचान कैसे करें और इनकी रोकथाम के लिए कौन से तरीकों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विषय विशेषज्ञ इरफान खान। सब्जी वाली फसलों में जो प्याज का है वो एक विशेष महत्व है। प्याज का विशेष महत्व इस वजह से है क्योंकि प्याज की जो कीमतें हैं वो मांग के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। तो जिस समय मांग ज़्यादा होती है तो किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं, इसलिए किसान प्याज की खेती की तरफ काफ़ी आकर्षित हुए हैं। अपने राज्य में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है उनकी फसल में मौसम परिवर्तन के चलते इस समय कई तरह के रोग और कीटों का प्रकोप हो सकता है और समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। जो प्याज की खेती किसान करते हैं तो उसमें जो मुख्य समस्या आती है, मुख्य समस्याओं में अगर रोग और बीमारियों की बात करें तो प्याज का जो मुख्य रोग है वो पर्पल ब्लोच कॉम्प्लेक्स है। पर्पल ब्लोच कॉम्प्लेक्स में स्टेमफिलियम ब्लाइट और पर्पल ब्लोच दोनों बीमारियां आती हैं। जो स्टेमफिलियम ब्लाइट है उसके जो लक्षण होते हैं पत्तियों पे सबसे पहले दिखाई देते हैं। पत्तियां शीर्ष से पीली पड़ के बाद में धीरे धीरे काली होना शुरू हो जाती है। काली जो कवक है उसकी जो वर्दी है उसकी वजह से होती है। इस वजह से पौधे की ऊंचाई कम रह जाती है तथा पत्तियां धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। उसके बाद अगर पर्पल ब्लोच की बात करें तो पर्पल ब्लोच है उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो पत्तियों पे आते हैं और जो पत्तियों पे पहले भूरे बाद में बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये बैंगनी रंग के धब्बे बीज वाली फसलों में जो जहाँ से डंठल निकलता है, जहाँ पुष्प आते हैं, उन डंठलों पे बैंगनी रंग के धब्बे वो बन जाते हैं और इस बीमारी की गंभीर अवस्था में डंठल टूटने से जो बीज है उसका उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसी तरह अगर बात करें इन दोनों जो बीमारियां हैं, बल्ब के अगर भार की बात करें उसमें भी काफी गिरावट करती है। प्याज की फसल में इन रोगों द्वारा भारी नुकसान होता है, तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इनके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। अब इन बीमारियों का किसान है वो नियंत्रण कैसे करे? जब किसान अपने खेत में जो सीडलिंग है उनको ट्रांसप्लांट करता है तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम नामक का जो मिश्रण आता है उसका घोल बना के जो सीडलिंग है उनकी जो जड़ें हैं उनको 1 मिनट के लिए उससे उपचारित करना चाहिए। जो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब है उससे उपचारित करना चाहिए। उसके बाद खड़ी फसल में अगर ये रोग की समस्या है, खड़ी फसल में किसान इस रोग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जो कार्बेंडाजिब और मैनकोजेब है उस मिश्रण का 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें और उसकी 15 दिन बाद में पुनरावृत्ति करें। बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था होने पे डाइफेनकोनाजोल नामक की जो दवाइयाँ आती है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन की पुनरावृत्ति करने से इस जो बीमारी है पर्पल ब्लोच कॉम्प्लेक्स उसका काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। इन रोगों के अलावा प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का प्रकोप भी होता है। ये बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिनका समय पर नियंत्रण करना जरूरी है, वरना प्याज की फसल से अधिक उत्पादन नहीं मिल पाएगा। कीटों की बात करें तो जो प्याज में प्रमुख कीट है वो थ्रिप्स है। थ्रिप्स के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो पत्तियों पे दिखाई देते हैं। थ्रिप्स के खाने की वजह से या रस चूसने की वजह से जहाँ जहाँ से थ्रिप्स ने रस चूसा है तो उन पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट्स या धब्बे से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन या बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का आक्रमण होने की वजह से, रस चूसने की वजह से पत्तियाँ वो मुड़ जाती है, पौधा छोटा रह जाता है तथा पौधा छोटा रहने की वजह से उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। उससे जो बल्ब है उसकी साइज़ नहीं बन पाती है। अगर सीड वाली क्रॉप है तो उससे बहुत सारे फूल नहीं आते, फूल छोटे आते हैं, उनमें बीज हैं वो कम होते हैं, तो इस तरह किसानों को नुकसान होता है। अब ये जो थ्रिप्स है उसका किसान कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? थ्रिप्स के लक्षण जैसे ही दिखाई दे और मौसम चेंज होता है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका
5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें और उसकी पुनरावृत्ति करें। थ्रिप्स का आक्रमण बहुत ज़्यादा होने की वजह से टोलफेनपायर नामक की जो दवाई आती है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो स्प्रे करने से भी थ्रिप्स का नियंत्रण काफ़ी हो सकता है। जब भी किसान भाई चाहे कीटनाशक हो या फफूंदीनाशक हो उनका स्प्रे करे तो जो प्याज की फसल है उस पर स्प्रे करने के लिए साथ में स्टिकर जरूर मिलाएं, क्योंकि इनकी पत्तियां हैं वो सीधी होने की वजह से जो इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड है वो कम चिपकता है। तो स्टिकर मिलाने से जो दवाई है उसकी क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है और किसान भाई ये जो 2 बीमारी और जो कीट है प्रमुख उसका नियंत्रण पाके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट जिला जबलपुर के कृषक मनोज पटेल ने। यह फसलों में दीमक कीट के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मनोज पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। दीमक आने का कारण क्या है, सबसे पहले किसान भाइयों को समझना चाहिए। जब भी हम बुआई पूर्व जब भी ये करते हैं फसल, जैसे किसान भाई जुताई करते हैं तो उसमें क्या होता है फसल के अवशेष बच जाते हैं। तो फसल के अवशेष पे क्या होता है, दीमक अपना घर बना लेती है और उसका सेलुलोज जो है उसको खाकर वो मल्टीप्लिकेशन करती रहती है। साथ में कच्चे गोबर में क्या हुआ है, वो जल्दी उसकी संख्या और तेजी से बढ़ती है। वह एक सोशल जो है सामाजिक प्राणी है। तो इसमें क्या होता है, दीमक कहीं भी अगर मिलेगी तो झुंड के रूप में मिलेगी और वो नुकसान भी एक साथ करती है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। जैसे किसान भाई को पता चलता है कि दीमक आ रही है तो एक तो फसल के बीचों बीच में हल्का सा पीलापन होने लगेगा, देखेंगे वहाँ, और जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ दीमक हमेशा पनपेगी। तो किसान भाइयों को हमेशा जैसे ही दीमक के रोकथाम के लिए जो पानी है निरंतर फसलों को देते रहे। अगर फसल खेत में नमी बनी रहेगी तो दीमक का प्रकोप भी कम होगा, जिससे कि किसान भाइयों को नुकसान नहीं होगा। तो साथ में क्या होता है, खरपतवार जो है हमेशा आसपास में खेत में खरपतवार निकालते रहने चाहिए, क्योंकि वो भी उसका वो भोजन होता है। तो खरपतवार वगैरह है और भी जो है उसको निकाल के साफ करते रहना चाहिए। साथ में जहाँ सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ा के फिर उसके बाद में डालना चाहिए। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गई, केंचुए वाली खाद हो गई किसान भाई, साथ में ये सिटी कंपोस्ट हो गई, जो दूसरी कंपोस्ट है वो काम में लेनी चाहिए, जिससे कि क्या दीमक का प्रकोप कम होगा। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें। एक तो जैसे ही ऐसे लगे, जैसे उनको किसान भाइयों को लगे कि भाई दीमक हो रही है या कुछ ऐसा है, तो उसके बचाव के लिए सबसे पहले एक बबेरिया बेशियाना करके एक मित्र फफूंदी आती है, जिसको कि सड़े हुए गोबर में मिलाकर किसान भाई और उसको छोड़ दे, ताकि वो मित्र फफूंदी मल्टीप्लाई वो बढ़ती रहे। फिर उसके बाद में जैसे उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो उस गोबर की खाद को खेतों में छिड़क दे, ताकि उससे अपनी जो मित्र फफूंदी है ये दीमक का रोकथाम कर सके। अब साथ में किसान भाइयों को जैसे दूसरा है, एक रासायनिक जो है या कीटनाशक के रूप में अगर उपयोग में लेना है दीमक को, अगर तीव्र उपचार के लिए है या कुछ भी है, तो इसमें क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC करके एक दवाई आती है, जिसको कि 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, छिड़काव में क्या है, किसान भाई किसे जैसे मान लो किसान भाइयों के पास एक तो खेत है, खेत के बीच में मटका है, मटके में छेद करके पानी देते हैं, तो उसके साथ में भी दे सकते हैं। बजरी में मिला के बुरकाव करके वैसे भी दे सकते हैं। तो किसान भाइयों को दीमक से इसमें बचाव मिलेगा। किसान भाइयों को अब मैंने जो उपचार बताए हैं,
उनको ध्यान रखते हुए साथ में खुद के जो प्राकृतिक उपचार जो करते हैं उनको अपनाते हुए और फसल का दीमक से ज़्यादा बचाव करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूलों की अधिक पैदावार के लिए गुलाब की फसल में जरूरी कार्य। पशुओं में दूध की मात्रा घटा रहा है थनैला रोग। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।